प्रारंभ करते हैं मूढ़ गर्भ निदान अध्याय को, जो कि निदान स्थान सुश्रुत का 8वां अध्याय है। प्रारंभ करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम शब्द को समझते हैं, जो कि है मूढ़ गर्भ। तो मूढ़ का अर्थ हम अगर सामान्य भाषा में बोलते हैं तो मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, मतलब कि जिसकी बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो गया हो, निरुद्ध हो गया हो। तो इसी अर्थ को आचार्य डल्हन ने यहाँ पर बताया है कि निरुद्ध गति, अर्थात कि मूढ़ मतलब होता है कि निरुद्ध गति, और किसकी? गर्भ की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे समझें कि जब प्रेजेंटेशन जो होता है, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, और वहाँ पर डिलीवर्ड जब कराया जाएगा बेबी को, तो वो बड़ी सुलभता से और बिना कॉम्प्लिकेशन के आसानी से डिलीवर्ड हो जाएगा। बट वहीं हम बात करें कि अगर वह जो सामान्य पोजीशन है, सामान्य प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के अलावा किसी प्रेजेंटेशन को गेन कर लेता है, तो उस समय विकृत गर्भ या फिर मूढ़ गर्भ उसे कहा जाता है। अब हम एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने और अष्टांग संग्रह ने जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वह क्या बताया है। आचार्य सुश्रुत शारीर स्थान के 5th चैप्टर में कहते हैं कि आभुग्नो अभिमुख है। आभुग्नो मतलब कि संकुचित, अभिमुख मतलब कि जो माता होती है उसके पृष्ठ की ओर मुख करके बेबी होता है। आगे हम बात करें, चरक ने अपने शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में बताया है कि पृष्ठ अभिमुख है, मतलब कि जब बच्चा माता के पृष्ठ की ओर मुख करके रहे। आगे अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के 2य अध्याय में बताया गया है कि ललाटे कृतांजलि। तो आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने ये तो कह दिया कि पृष्ठ अभिमुख हो, और साथ में एक और बात कही, ललाटे कृतांजलि, मतलब कि ललाट के यहाँ वह हाथों को जोड़कर ऐसे उसकी पोजीशन होती है। अब जब हमने मूढ़ गर्भ को अच्छे से समझ लिया, तो अब हम मूढ़ गर्भ के निदानों के बारे में बात करेंगे। तो निदानों को इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ तो हमें जो स्पेशल मार्क करने हैं वो, दूसरा जो निदान होंगे वो सब ट्रॉमेटिक निदान होंगे, एक्सटर्नल जो इंजरी होगी उसके कारण, और उसके अलावा अगले जो निदान होंगे वो वात प्रकोपक कारण होंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मार्क करने के लिए वो है ग्राम्य धर्म, उपवास और अतिसार सेवन। ग्राम्य धर्म का अर्थ होता है स्त्री संभोग, वात प्रकोपित होगा वैसे, किंतु इम्पोर्टेंट बात है तो इसको मार्क करके रखना। और अतिसार सेवन, कि ज़्यादा सार के सेवन से भी आपके जो है मूढ़ गर्भ की उत्पत्ति हो सकती है। आगे हम ट्रॉमेटिक रीजन्स के बारे में बात करें तो तांगा, रथ आदि यान, ऊँट, अश्व आदि वाहन पर सवारी, मार्ग चलना, पाँव के फिसलने से गिर जाना, ऊंचे से गिरना, भीड़ से दबना, जोर से दौड़ना, उधर पर चोट लगना, ऊंचे नीचे बिस्तर पर सोना, उकड़ होकर बैठना, अधिक उपवास करना, ये हमने देख लिया है। वात का प्रकोपक कारण हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना, अत्यधिक रुक्ष कटु तिक्त आहार का सेवन करना, शोक करना, तो ये ध्यान रखें कि शोक करने से भी मूढ़ गर्भ हो सकता है। फिर क्षारों का अधिक सेवन हम देख चुके थे। फिर मरोड़ के साथ दस्त लगना, वमन, विरेचन, झूलना, अजीर्ण, और उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं, गर्भ गिराने वाले द्रव्यों का सेवन करना, जाने में अनजाने में ऐसे द्रव्यों का सेवन करना जो गर्भ का पातन कर सकते हैं, उनसे भी मूढ़ गर्भ की उत्पत्ति होती है। आगे हम मार्क करेंगे, इसको संज्ञा दी गई है कि फलम इव व्रंत बंधनात् अभिघात विशेषे, मतलब कि जिस प्रकार अभिघात के कारण फल जो है अपने व्रंत से बंधनों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से ऐसे अलग अलग हमने कारण पढ़े, अलग अलग प्रकार के आघात पढ़े, उसी के कारण जो गर्भ होता है वो मूढ़ गर्भ में परिवर्तित हो जाता है, अपने बंधनों से विमुक्त हो जाता है। आगे इसी के विमर्श में हम देखें तो हारण चंद्र जी ने कहा है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, नाभि नाड़ी बंधन, वह यहाँ पर बंधन को लेकर कहा, किंतु गर्भफल मूढ़ गर्भ में भी अपने नाभि नाड़ी बंध से पृथक नहीं होता है ना। मूढ़ गर्भ ऐसा नहीं होता है कि वो डेथ हो जाए उसकी बेबी की या फिर अलाइव हो, ऐसा वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। और अम्बलाइकल कॉर्ड अलग होना एसेंशियल नहीं है। अतः बंधनात् उच्यते का अर्थ गर्भशैया के पृथक होने से, अर्थात कि वह गर्भाशय के हिस्से से जहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उससे पृथक होने को यहाँ पर उसको बताया गया है। अब आगे मूढ़ गर्भ को
परिभाषित किया गया है, उसके लक्षणों को बताया गया है। तो कहा गया है कि सविमुक्त बंधनों, मतलब कि इस प्रकार जो बंधनों से विमुक्त हुआ, गर्भाशय अतिक्रम्य, मतलब कि गर्भाशय का अतिक्रमण करना, मतलब उसको पार करते हुए, यकृत, प्लीहा और आंत्र इनसे गुजरता है, इनके विवर से गुजरता है और उसके बाद में कोष्ठ में संक्षोभ उत्पन्न करता है। तस्या जठर संक्षोभाद, अब इस तरीके से जो कोष्ठ में संक्षोभ होता है उससे अपान वायु जो है वो मूढ़ हो जाती है और उसके कारण पार्श्व में, बस्ती, सिर में, उदर में और योनि में शूल होता है, आना होता है, मूत्र की रुकावट होती है। ऐसे उपद्रव वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वह रक्त स्त्राव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देता है, मतलब जो अपान वायु मूढ़ होता है, मेन बात है कि अपान वायु मूढ़ हो जाएगा इन सभी कारणों से, और यह जो है रक्त स्त्राव के साथ में तरुण गर्भ को गिरा देता है। आगे अब स्पेसिफिक जो परिभाषा दी है वह क्या है कि तम एव कदाचित विवर्धम असम्यक आगतम, क्या बताया है, तम एव, इस प्रकार से वही गर्भ जो है वह वृद्धि को प्राप्त होकर असम्यक आगतम, मतलब कि असम्यक रूप से, मतलब कि प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कहाँ आएगा, अपथ्य पथम, अपथ्य पथ में आता है, और इस तरीके से अनुप्राप्य निरस्यमानम, और अपत्य पथ में आता है निरस्यमानम, मतलब कि वह वहाँ से उसका मोह खत्म हो जाता है। विगुण अपान सम्मोहितम, और अपान वायु के विगुण होने से सम्मोहितम मतलब कि मूर्छित, गर्भ मूढ़ गर्भ इति आचक्षते, तो इसी तरह के गर्भ को हम मूढ़ गर्भ कहते हैं। अब मूढ़ गर्भ के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो ततः स कील प्रतिखुरो बीजकः परिगः इति, तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे कि कील पर बीज परी, मतलब परी से हम कह रहे हैं कि कील पर बीज है। कील से कील, पर से प्रतिखुर, बीज से बीजक और परी से परीग। अब इनमें ऐसा बताया गया है कि इनमें जब गर्भ हस्त, सिर और पाँव को ऊपर रखे, कि उर्दू है बाहु शिरः पादो, मतलब कि सभी चीज़ें ऊपर है, तो अब सभी चीज़ें ऊपर है तो ऊपर एक ट्रायंगल जैसा तिकोना सा भाग बन जाएगा, और बाकी जैसे कील में होता है नीचे मोटा मोटा सा भाग, तो वो हमें प्राप्त होगा, मतलब एब्डोमन वाला रीजन नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस तरह से कील के समान जो अवरुद्ध कर लेता है उसे कीलक कहते हैं। उसके बाद में बताया है कि जिस गर्भ के हाथ, पैर और सिर निकल जाए, निसृत हस्तपाद शिरा, मतलब निसृत मतलब कि निकल जाए, हस्त मतलब कि हाथ, पाद मतलब कि पैर और शिरा मतलब कि सिर, काय संगी, और जो बाकी की जो काय है, हाथ निकल गए, पैर निकल गए, सिर निकल गया, जो बाकी का भाग बचा है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रतिखुर। अब जो बाकी का भाग बचा काय संगी, वहाँ से उसकी कमर को पकड़ लिया तो उसे प्रतिखुर हम कहेंगे। उसके बाद में बताया है कि जिस गर्भ का एक हाथ और एक सिर निकल जाए, ठीक, एक हाथ और एक सिर निकल जाए, तो निर्गत प्रति एक सिर भुजो, तो इस तरीके से जो है कि एक हाथ और सिर निकल गया है उसे बीजक कहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जब बीज डालता है किसान, तो वो हाथ को आगे करके और फिर ऐसे फेंकता है बीजों को, तो वहाँ से हाथ को याद रख लेंगे, और बड़े प्राउड की बात होती है कि वह खेती कर रहा है तो सिर भी बाहर निकल जाएगा और बाकी का हिस्सा अंदर रहेगा, तो उसे बीजक हम ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद में परीग जो है, तो इसे ट्रांसवर्स पोजीशन हम याद रखेंगे कि यह परीग से आता है, तो योनि मुख को रोक देता है। इस तरीके से 4 मूढ़ गर्भ हेतु, इस प्रकार से 4 मूढ़ गर्भ होते हैं। इति चतुर्विधो भवति इति एक भाषन्ते, ऐसा कोई कहते हैं, ऐसा करके आचार्य सुश्रुत ने कहा। मतलब कि जो ये 4 टाइप हैं वो पूरी तरीके से आचार्य सुश्रुत के मत में नहीं आते। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि तत्तु न सम्यक कस्माद, कि ये जो 4 टाइप हमने पढ़े हैं यह वह ठीक नहीं है। स यदा विगुण अनिल प्रपीड़ितो अपत्य पथम अनेवधा प्रतिपद्यते तथा संख्या हीयते, मतलब कि कोई निश्चित संख्या नहीं है। जब बात विगुण हो जाती है, जब अपान विगुण हो जाती है, तो अपत्य पथ में अनेक तरीके से आ सकता है। तो इस तरीके से जब ऑप्शन आए तो पहले हमें अनंत आंसर लगाना है, अनेक आंसर लगाना है। सेकंड आंसर जो जाएगा वो 4 जाएगा,
फोर्थ। आगे विमर्श में हमें बताया गया है कि असंख्य होते हुए भी मूढ़ गर्भ का संकल्प 3 वर्गों में विभक्त है। स्वभावगता अपि त्रयः संगा, मतलब कि संग कितने हो सकते हैं? 3 प्रकार स्वभाव से। कहाँ कहाँ से अटक सकता है? मतलब कि सिरसो, सिर से, वेगुण्यात, अंशयो, अंश से, और जघन, ऐसे करके यहाँ पर 3 तरीके से स्वभावतः 3 प्रकार के संग बता दिए गए हैं। अष्टांग संग्रह जो है यहाँ पर 3 तरह की इसकी गतियाँ बताते हैं। आल्सो ये टाइप भी यही बताते हैं कि ऊर्ध्व, तिर्यक और न्युब्ज। न्युब्ज मतलब कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन को कहा है, तिर्यक शोल्डर या ट्रांसवर्स पोजीशन को कहा है, और जघन पेल्विक प्रेजेंटेशन को कहा गया है। आगे अलग अलग तरीके से माधव ने जो ये 4 टाइप है इन्हें अपने हिसाब से समझाया है। कैसे समझाया है? तो सबसे पहले तो कील को तो संकीलक कहा है, और कैसे बोला है कि तेषु ऊर्ध्व बाहुचरणे शीर्षा च योनि संगी च यो भवति कीलकवत स कील। मतलब कि क्या बताया है कि संकीलक वर्ड दिया सबसे पहले, और बाहु चरण ऊर्ध्व हो और साथ में सिर भी ऊर्ध्व हो, उसे उन्होंने मतलब कि परिभाषा सेम है, किंतु माधव ने कीलक को संकीलक कहा है। आगे प्रतिखुर, तो प्रतिखुर के लिए आचार्य माधव लिखते हैं कि दृश्ये खुरे प्रतिखुरम सही काय संगी। अब सेम है बात, क्या कहा है कि प्रतिखुर मतलब कि जिसमें खुर दिख जाए, दृश्ये खुरे। तो जैसे एनिमल्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि भाई हाथ और पैर में खुर होते हैं, है ना, पैर ही कहते हैं उनके, तो पैरों में खुर होते हैं, तो वो हमें दिख जाते हैं, साथ में सिर भी आ जाता है और काय संग रह जाता है, तो ऐसा करके माधव कहते हैं। आगे बीजक के लिए कहते हैं भुजद्वयम सिराह, मतलब कि दोनों बाहु आएंगे। वहाँ पर आचार्य सुश्रुत जो है वो केवल एक ही बाहु के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर स्टार है, इसको अच्छे से याद रखना। आगे हम मूढ़ गर्भ की गतियों के बारे में बात करते हैं, जो कि 8 होती हैं। अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो जो मूढ़ गर्भ के भेद हमने देखे थे वो 4 देखे थे, और 4 के दुगने यहाँ पर 8 हो जाते हैं। उसके अलावा जो मेन जो आचार्य सुश्रुत कहते हैं भेद अनंत होते हैं। तो जो इनफाइनाइट का साइन होता है जब हम उसे सीधा कर देते हैं तब भी वह 8 जैसा होता है। तो इस तरीके से दोनों ही वे में हम ध्यान रख सकते हैं कि मूढ़ गर्भ की गतियाँ 8 होती। अब ये कौन कौन सी होती है? तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि एक प्रेजेंटेशन होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला बताया है कि जिसमें दोनों टांगों से योनिमुख में आता है, तो इसे हम फुल ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरे में फिर लेग्स के रेफरेंस में देखा जाएगा कि एक टांग संकुचित करके और एक टांग योनि द्वार में आए, तो इसे फुटलिंग या नी प्रेजेंटेशन हम कहते हैं। और उसके बाद में तीसरा है जहाँ पर दोनों ही टांगों को और शरीर को टेढ़ा करके स्फिक भाग से आए, तो जब स्फिक भाग से आता है तो उसे हम कहते हैं फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से 3 हमने देख लिया जो कि लेग के रेफरेंस में थे। पहले वाले में दोनों टांगे थी, सेकंड वाले में एक टांग संकुचित थी, और थर्ड वाले में दोनों ही टांगे हमने संकुचित यहाँ पर बताई है। तीसरी जो पोजीशन है वह ट्रांसवर्स पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इससे चेस्ट वाला रीजन, पार्श्व वाला रीजन, पृष्ठ वाला रीजन कोई भी योनि द्वार को आकर अवरुद्ध कर सकता है। अगला हम बात करें तो कोई गर्भ सिर को अंदर या पार्श्व की ओर झुकाकर एक बाहु से आता है। ये वाली जो पोजीशन होती है इसमें क्या होता है कि होती तो ट्रांसवर्स है, किंतु उसमें अगर एक हैंड अगर प्रोलैप्स हो जाए, मतलब बाहर की तरफ आ जाए, तो इस तरीके से हमारी यह पोजीशन बन जाती है। आगे कोई गर्भ सिर को टेढ़ा करके बाहुओं से आता है, मतलब सिर तो बाहर नहीं आया किंतु बाहु आए हैं, तो ये हाथ का रेफरेंस हम यहाँ पर बात करेंगे। और आगे बताया गया है ये प्रतिखुर जैसी हमें दिखाई देगी, कोई मध्य भाग को टेढ़ा करके दोनों हाथ, पैर और सिर से आता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये प्रतिखुर से आता है। और अंत में कोई एक टांग से पायु को दबाकर दूसरी टांग से योनिमुख की ओर आता है। तो ये हमने एक तरीके से फुटलिंग पोजीशन जो सेकंड में देखी थी कि एक टांग से आएगा उसी तरह की थी, किंतु यहाँ पर पायु की विशेषता बता दी इन्होंने। लास्ट में हम कैसे याद रखेंगे चीज़ों को कि जो अंतिम 7वीं और 8वीं है वह असाध्य है। तो कैसे याद रखें? PM असाध्य, P से मतलब पायु वाला जहाँ पर आएगा, और M से मतलब मध्य भाग को टेढ़ा करके जहाँ से आएगा हाथ पैर सिर से, तो वह जो है दोनों असाध्य होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं।
आगे हम बात करें तो भट्ट ने 7वें और 8वें मूढ़ गर्भ को विषकंब संज्ञा दी है, मतलब उन्होंने इन दोनों को विषकंब बोला है। उनके ट्रीटमेंट में शस्त्र धारण को बताया है। तो जब अगर ऑप्शन आए कि भाई जो लास्ट वाली 2 गतियां हैं उनमें क्या किया जाएगा, तो आचार्य सुश्रुत ने तो कहा है कि ये दोनों असाध्य हैं, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ऐसे करके वहाँ पर पहला ऑप्शन जाएगा असाध्य और सेकंड ऑप्शन जाएगा शस्त्रधारण। आगे जब हम 8th श्लोक में देख रहे हैं तो शेषान अपि विपरीते इंद्रियार्थ आक्षेप योनि भ्रंश संवरण मक्कल श्वास कांस भ्रम निपीड़ितान परिहरेत, मतलब कि उसके अलावा भी जो अंतिम 2 गतियां हैं उसके अलावा भी अगर ये लक्षण आए कि स्त्री इंद्रियों के अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो गई है। आगे जो ट्रिक है उस ऐसे याद रख लेना कि श्वास कांस भ्रम तो हम अलग से याद रख लेंगे, साथ में याद रख लेना ट्रिक सेम बी, एस से संवरण योनि संवरण, ए से आक्षेप, एम से मक्कल और बी से भ्रंश हम यहाँ पर याद में रख लेंगे। ऐसे ही लाइन हमारे आती है सुश्रुत सूत्र स्थान के 33वें अध्याय में, क्या है कि मूढ़ गर्भे अन्य असाध्य लक्षणानि, ऐसे करके वहाँ पर बताया जाता है कि गर्भकोश अपरा संगो मक्कलो योनि संवृतः हंत्या स्त्रियम मूढ़ गर्भे यथोक्तम अपि उपद्रवा, मतलब कि ये जो उपद्रव बताए गए हैं उनमें मूढ़ गर्भ स्त्री को मार देता है। कौन कौन से है वो? जो हमने सेम बी ट्रिक याद रखी थी उसमें से बी को हम हटा देंगे और ए से अर्थ हम बदल देंगे। तो ए से वहाँ पर हमने आक्षेप याद रखा था, यहाँ पर अपरा संग याद रखेंगे, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। आगे प्रसव के कारण बताए गए हैं। यहाँ 3 कारण बताए गए हैं। पहला है कालस्य परिणामेन, अब काल के परिणाम के द्वारा ऐसा बताया कि जिस तरीके से व्रंत से फल मुक्त हो जाता है उसी तरीके से जो है प्रसव होता है। आगे दूसरा कारण बताया है स्वभावेन, अर्थात कि स्वभाव से बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अंतिम कारण बताया गया है काल प्रकर्षेण मुक्तो नाड़ी विबंधनात्, तो काल के परिणाम के स्वरूप, तो जैसे काल के पूरा होने से नाड़ी जो है बंधन वो विमुक्त हो जाते हैं और इस तरीके से प्रसव होता है। स्वभाव से और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे निद्रा का आना, स्तन्य नाड़ियों का विवर्त होना भी स्वभाव से होता है। और आचार्य चरक प्रसव में काल और मारुत को कारण बताया। आगे है गर्भ विच्युति। विच्युति का अर्थ होता है कि फल जब अकाल में बिना पके ही गिर जाए, इसी तरीके से गर्भ जब अकाल में पूरी तरीके से परिपक्व हुए बिना ही गिर जाए, तो उसे यहाँ पर बोला है कि क्रमीवात अभिघाते, तो क्रमी से भी वहाँ का जो पार्ट होगा, जो जुड़ाव होगा, वो वीक हो जाएगा। वात की वजह से जैसे हवा के झोंके आते हैं और आघात मतलब कि कोई भी ट्रोमा हुआ तो इससे अकाल में बिना पके ही गिर जाता है, उसी प्रकार क्रमीजन्य रोगों से, मिथ्या आहार विहार जन्य प्रकोपित वात से और उदर पर ट्रोमा लगने से, आघात लगने से, तथा एक और चीज़ बताई है कि सिर्फ आघात एक्सटर्नली नहीं, चिंता शोक आदि मानसिक आघात से भी गर्भ गिर जाता है। अब गिरेगा तो 2 समय के अकॉर्डिंग इन्हें बांट दिया कि यदि 4 मास तक गर्भ गिरा तो उसे गर्भ स्त्राव कहते हैं, और अगर 5वें 6ठे माह में जब स्थिर हो जाता है गर्भ और उस समय जब गर्भ गिरता है तो उसे हम गर्भपात कहते हैं। मॉडर्न में गर्भ स्त्राव को अबॉर्शन और जो गर्भपात है उसे मिसकैरेज कहा जाता है। भोज ने इसके काल को 3 मास तक गर्भस्राव मानते हैं, ऐसा बताया है। आगे असाध्य मूढ़ गर्भ के लक्षण बताए गए हैं। तो क्या बताया है कि प्रविध्य सिरो या तो सीतांगी निरपत्रपा नील उद्धत सिरा हंती सा गर्भ सताम यथा। क्या बताया है कि प्रविध्या सिरो मतलब कि वो अपने सिर को इधर उधर हिलाती है, पटकती है ना। जैसे दुख में हो जाता है ना बच्चा कि अब नहीं है, अब नहीं है, ऐसा करके उसे लगता है, तो असाध्य मूढ़ गर्भ उसे लगता है तब वो ऐसा करती है। शीतांगी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं। निरपत्रता मतलब कि वो लज्जा रहित हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन आती है जबकि उसको संभाला नहीं जाता, वो अपने शरीर को नहीं संभाल पा रही है, अब उसकी बॉडी ठंडी हो रही है, तो वहाँ पर निरपत्रता मतलब कि वो लज्जा रहित व्यवहार करती है। और नील उद्धत सिरा तो कि जिसकी जो नसें हैं, धमनियां हैं, वो उभरी हुई दिखाई देती है, वह गर्भ को मार डालती है तथा वह मृत बालक उसको मार डालता है। मतलब इस तरीके से गर्भ और माता एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा करके यहाँ पर असाध्य मूढ़ गर्भ लक्षण बताएं। आगे हम बात करें अंतर मृत गर्भ के लक्षण। तो सबसे पहले तो क्या होगा, गर्भ में स्पंदन नहीं होंगे, तो स्पंदन खत्म हो जाते हैं। गर्भ अस्पंदन, तो स्पंदन खत्म हो जाते हैं। आविनाम प्राणशः
और उसके बाद में आवी का विनाश हो जाता है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। शाव पांडुता, अब वहाँ पर क्या होगा, चेहरा शाव हो जाएगा, है ना, दुख के कारण शाव हो जाएगा, वात बढ़ जाएगा और शरीर पर शावता आ जाती है। और पांडुता मतलब एनीमिक कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलती है ब्लड लॉस के कारण। भवती उच्छ्वास पूतित्वम, अब यहाँ पर बताया है कि उच्छ्वास में फाउल स्मेल आती है, तो एक तरीके से अंदर कोई अगर खराब चीज़ पड़ी हुई है तो फाउल स्मेल आएगी, ऐसे याद रख सकते हैं। और अंत में शूलम च अंतमृते शिशु, और उसके अलावा पेन होता है आपके उस पार्ट में, अंतमृत गर्भ के लक्षण देख सकते हैं। आगे मृत्यु के कारण बताए हैं कि गर्भ मृत्यु होती क्यों है। तो मानस आगंतु भी मारुत आर पीड़ितः, तो माता के शोक से, आघात से, और उसके अलावा जो है माता को जब ज्वर आदि चीज़ें पीड़ित करें तो वह कुक्षी में ही बालक मर जाता है, ऐसा बताया गया। आगे 16वें श्लोक में कहा है बस्त मार विपन्नाया कुक्षी प्रस्पंदने यदि, मतलब कि जिस तरीके से गला घोटकर मारे हुए बकरे के समान मरी हुई स्त्री, तत्क्षणात् जन्म काले तम पाठयित्व उद्धरेत, तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या करें कि उस समय बच्चा अगर अंदर जीवित हो और माता की इस तरीके से मृत्यु हो गई हो तो तत्काल कुक्षी का पाटन करें और जीवित बच्चे को निकाल लें। आगे योग रत्नाकर ने जो गर्भसंघ की चिकित्सा बताई है वो नोट डाउन करना, कि वहाँ पर उन्होंने उभय त्रिशंक यंत्र के बारे में बात की है, च्वयन यंत्र के बारे में बात की है, और प्रसव के लिए जो योग रत्नाकर बताते हैं वह उभय पंचदंश यंत्र बताते हैं। तो त्रिशंकक में तो शंख, और प्रसव में प से पंचदश, ऐसे हमें याद में रख लेना है। तो इस तरीके से मूढ़ गर्भ निदान खत्म होता है।